कोचिंग क्लासेस, दिस इज वैभव और जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था उसी लेक्चर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और शुरू करेंगे बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चे इस टॉपिक से बहुत घबराते हैं कि कैसे कोई रिएक्शन अगर उन लोग को दिया हुआ है तो कैसे उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, 2 मेथड मैं आप लोग को इस चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, इस टॉपिक में 2 मेथड हम लोग सीखेंगे जो कि बहुत काम करे। मतलब कोई भी आप लोग एक यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, दोनों यूज करना चाहे, दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहे तो आप लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कि आप लोग को नहीं आ रहा है दूसरे को आ रहा है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे, उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। और उस चीज को प्रैक्टिस करते करते ही वो चीज क्या होती है, अपने कंट्रोल में आती है। ठीक है, अगर किसी चीज को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो उस पर निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, वो आएगी एक समय बाद, वो जरूर आएगी। ठीक है, लेकिन जितना उस पर मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आएगी वो चीज। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड जो हम लोग सीखेंगे वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कोई भी हम लोग को क्या कोई भी हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है और उसको बोलेगा कि बैलेंस करिए। ठीक है, क्या करिए, उसको बैलेंस करिए। ठीक, उस रिएक्शन को क्या करिए, बैलेंस करिए। ठीक, तो हम लोग कैसे करते हैं उस चीज को, देखिए हम लोग वही चीज हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं सीखने। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल दिया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मिलके बनाया CO2। क्या बनाया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाया CO2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस करना है तो हम लोग देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन एटम मिलकर CO2 बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको H2, मान लीजिए पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, मान लीजिए ऑक्सीजन तो इस डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर बराबर एटम्स होने चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक कार्बन है रिएक्टेंट साइड में और यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे तो बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, पीछे नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है वहां पे वैसे कभी मत लगाइएगा, वो कोई तरीका नहीं होता। हम लोग एज अ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे की तरफ इस चीज को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। ठीक है, और ये बैलेंस हो गया, क्या ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 2 कार्बन हो गए और यहाँ पे 1 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमको 2 लिखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में देखा था, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, उसको ये फॉलो करें। अगर एटम्स बैलेंस होंगे तभी मास बैलेंस होगा और तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन हुए, यहाँ पे 2 कार्बन हुए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हुए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हुए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग हिट एंड ट्रायल से मतलब करते हैं कि कितने एटम्स यहाँ है उतने एटम्स यहाँ है कि नहीं, नीचे इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, थोड़ा एक एग्जांपल और लेके इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझिए, देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब समझिए, जैसे एग्जांपल ले Mg और डार्क मार्क कर लेगा, Mg3N2। ठीक है, ऐसा कुछ है, मान लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ है। ये किसके साथ रिएक्शन किया, ये मान लीजिए वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट किया और बनाया क्या, और बनाया MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस प्लस हम लोग के पास NH3 गैस। ठीक है, ये हम लोग के पास है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, Mg3N2 और H2O मिलके क्या बना है, MgOH होल ट्वाइस NH3, ये गैस निकली। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लोग को दिया है उसको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले आप लोग मेटल्स को देखिए, मेटल्स। ठीक है, मेटल्स को बैलेंस करिए, नॉन मेटल्स को बैलेंस करिए, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हो सकता है हर केमिकल रिएक्शन में दिया ही दिया हो, पहले आप लोग मेटल्स को देखा करिए। ठीक है, मेटल्स दिया है तो अच्छी बात है, उसको पहले बैलेंस करिए, फिर नॉन मेटल को देखिए, उसको बैलेंस करिए, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आइए। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे आना होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे बात करते हैं, ये इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है हम लोग, इसको सेकंड प्रायोरिटी दी है, थर्ड प्रायोरिटी दी है और फोर्थ प्रायोरिटी दी है। ठीक है,
यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, सेकंड प्रायोरिटी दी है, थर्ड प्रायोरिटी दी है, फोर्थ प्रायोरिटी दी है, ठीक है। अब तो इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे करेंगे, ठीक है। जैसे ये सब कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस करते करेंगे, भाई हम लोग क्वेश्चंस करने आना चाहिए बैलेंसिंग का, ठीक है। तो क्वेश्चन समझाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 3 मैग्नीशियम है, किधर रिएक्टेंट साइड में कितने मैग्नीशियम है, 3 मैग्नीशियम है, और प्रोडक्ट साइड में 1 मैग्नीशियम है, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं 3, ठीक है। मतलब एक एक स्टेप करते हुए हम लोग को प्रीवियसली पीछे चेक करना है कि कहीं ये तो नहीं बढ़ गया। जैसे मान लीजिए मेटल बैलेंस किए, उसके बाद नॉन मेटल पर बढ़े, नॉन मेटल को बैलेंस करने के चक्कर में पता चला मेटल से एक तरफ बढ़ गया, तो फिर उसको वापस आके चेक करना है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो जैसे हमने पहले सबसे पहले शुरू किया मेटल से, तो यहाँ पे 3 मेटल था, यहाँ पे 3 मैग्नीशियम था, यहाँ पे हम लोग 3 लगा दिए, ठीक है। 3 लगा दिए तो देखिए 3 मैग्नीशियम यहाँ, 3 मैग्नीशियम यहाँ, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है, और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। फिर से देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे 3 था, मैग्नीशियम को हम लोगों ने बैलेंस कर लिया, ठीक है। मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, ठीक। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड कितना है, कितना दिख रहा है हम लोग को, 2 नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन दिख रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 1 नाइट्रोजन है। हम लोग ये बैलेंसिंग कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बैलेंसिंग, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करे, ठीक है। जब जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन तो अभी बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, क्योंकि पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन की बात या ऑक्सीजन की बात, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम और नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना है 6 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और हाइड्रोजन देखते हैं कितने यहाँ पे, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड कितना है 12 है, और ऑक्सीजन कितना है 6 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 6 हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे 6 लगा देंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे 6 और 6 12 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गए। इस चीज को हम रख कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। तो अब देखिए ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चेक करते हैं इस चीज को, मैग्नीशियम यहाँ पे 3, यहाँ पे मैग्नीशियम 3, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 2 जा 12, यहाँ पे 3 2 जा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, तो 6 6 12 हाइड्रोजन यहाँ, 12 हाइड्रोजन यहाँ। ऑक्सीजन की बात करें तो 6 ऑक्सीजन यहाँ, और 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ तो है नहीं, 6 2 जा 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेटल्स को करते हैं, फिर नॉन मेटल्स को करते हैं, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे हम लोग जंप करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड था, मतलब हाइट एंड ट्रायल, मतलब कि पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग वापस आते हैं, अगर कहीं पे बिगड़ गया तो हम लोग वापस आते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, इसमें 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, ऐसे ही बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। सबको आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन समझ में आएंगे नहीं आएंगे तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हिट एंड ट्रायल मेथड पे, ठीक है। अब जो एक अगला मेथड है जिसका हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, अगला मेथड देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। देखिएगा उस मेथड पे बढ़ते हैं। जो अगला मेथड है उसको ABCD मेथड कहते हैं। क्या ABCD मेथड, समझिएगा ABCD मेथड, ABCD मेथड देखिए कैसे होता है। देखिए सेकंड मेथड जो हम सीखने जा रहे हैं इसको बोलते हैं ABCD मेथड, ABCD मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल से इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल से इस चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, अमोनिया है, ठीक है। क्या है, NH3 है, मान लीजिए अमोनिया है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, कंबाइन हुआ, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और बनाया NO और वाटर, ठीक है। क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। हम ले लिए NO और वाटर, आप लोगों को दिख रहा है बढ़िया से, एक बार चेक कर ले, हाँ ठीक है। चलिए ये तो अमोनिया और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, NO और वाटर बना लिया, ठीक है। अब देखिए, अब देखते चलिए।
अब इसको बैलेंस करना है इस मेथड से, प्रीवियस मेथड से नहीं, हिट एंड ट्रायल तो हो गया, अब एबीसीडी मेथड। जैसे क्या करना है, देखिए आप लोगों को लिख देना है ऐसे सामने ए बी सी और डी, जितने भी होंगे ए बी सी डी मेथड, ई एफ अगर और बनते हैं तो और भी लिख सकते हैं आप लोग, ई एफ जी एच, मतलब जहां तक मैक्सिमम जी एच तक आता है उससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, करके देखिएगा। क्या करते क्या है, देखिए ए बी सी डी सबके सामने एज अ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए बी सी डी हम लोग लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, इसमें कितने एटम्स हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बस तीन तरह के एटम है। क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और कुछ दिख रहा है आप लोग को इन तीनों में, मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें इन तीन एटम्स के अलावा और कोई एटम्स दिख रहे हैं, नाइट्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पे ए नंबर ऑफ ए नाइट्रोजन है, ठीक है। कितने नाइट्रोजन है, ए नाइट्रोजन है, ए है ना, क्योंकि यहाँ पे ए मान लीजिए ए इसके आगे लगा हुआ है, ये 3 तो हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन कितने हैं ए, और ये किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे और कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है, किसके बराबर है, सी के बराबर है, उसके आगे कितना लगा हुआ है सी, तो उसको ऐसे लिख रहे हैं, इसके नीचे में देखिएगा ए किसके बराबर हो रहा है, सी के बराबर, यहाँ पे ए नाइट्रोजन बराबर सी नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे a × 3 मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा होता, मान लीजिए यहाँ 2 लिखा होता, 2 3 6 हाइड्रोजन होता, तो यहाँ पे a लिखा हुआ है, अभी a लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 × a करेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हैं 3a = यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 × d, ये हो गया। बात समझ में आ रही है, देखिए कैसे करें, टेक्निक समझिए, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2b, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2b, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2b, इसके बराबर है, ऑक्सीजन कहाँ पे है, यहाँ पे है C और D, देखिए एक एक है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो C प्लस D ऐसे करते हैं। बात समझ में आई, देखिए क्या करना है, नाइट्रोजन यहाँ पे A टाइम्स है, यहाँ पे C टाइम्स है, यहाँ रिएक्टेंट साइड है या प्रोडक्ट साइड, दोनों बराबर होने चाहिए बैलेंसिंग के लिए, तो बराबर कर दिए A और C को, ठीक है। ये नाइट्रोजन के लिए था। हाइड्रोजन के लिए क्या किए, हाइड्रोजन के लिए देखिए a × 3 हो गया, ये रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना है H 2 × D, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2b टाइप्स है और यहाँ पे C और D दोनों ऐड होना चाहिए, जितने यहाँ उतने यहाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब देखिए इन सब में से जो सबसे ज्यादा टाइम्स आया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे A 2 टाइम आया हुआ है, D 2 टाइम आया हुआ है, ठीक है, C 2 टाइम आया हुआ है, B 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसमें से किसी एक को पकड़िए जो ज्यादा टाइम आया हुआ है, जैसे हम A को पकड़ ले रहे हैं, किसी एक को 1 मान लेना है, ठीक है, समझ रहे हैं बात, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, जैसे हर बार, जैसे यहाँ पे देखिए A इस पूरे में देखिए A 2 बार आया हुआ है, एक यहाँ, ठीक है। और C कितने बार हुआ है, C कितने बार आया हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। और D कितने बार आया हुआ है, D यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। ओवरऑल कोएफिशिएंट के साथ देखेंगे तो कितने बार ये आया है, एक यहाँ, तीन यहाँ, 4 बार ये आया है, एक यहाँ, तीन यहाँ। तो जो सबसे ज्यादा बार आया होता है, समझ गए बात, एक और तीन कितना हुआ, 4 बार ए आया है, तो उसको पकड़िए, ठीक है, और उसको मान लीजिए 1, मतलब यहाँ पे मानेंगे क्या, लेट a बराबर 1, लेट a बराबर 1, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है लेट a बराबर 1, ठीक है। a को 1 मान लिए तो a तो 1 हो गया, तो अब यहाँ से a बराबर 1 हो गया, तो c भी कितना होगा, c भी a के बराबर है, तो a बराबर 1 हो गया, तो c बराबर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। a बराबर 1 हो गया, इसमें a बराबर 1 रखेंगे तो d बराबर कितना आएगा, d पहले यहाँ पे रखते हैं a बराबर 1, तो 3 1 जा 3 2d, तो d कितना आएगा 3/2, ठीक है। d बराबर कितना आएगा 3/2। अब यहाँ पे हम लोग को c की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो b की वैल्यू निकालनी है, तो 2b c कितना है, c तो हम लोग 1 निकाले हैं, 1 लिख दिए, d कितना निकाला है 3/2, d कितना निकाला है 3/2, d कितना निकाला है 3/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 3, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 5/2, ये कितना आया 2b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी 5/4, b की वैल्यू कितनी आएगी 5/4। अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू a की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, और d की वैल्यू 3/2 आ गई, और b की वैल्यू 5/4 आ गई, ठीक है। जो a b c d हम लोगों ने मार्क किया था उन सब की वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन था, ये जो मेन इक्वेशन था, इसमें जो a b c d की वैल्यू है उसकी जगह वही चीज लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे
1 लिखेंगे, a की जगह 1 मतलब कुछ नहीं यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी आएगी 5/4, b की जगह क्या लिखेंगे 5/4, ठीक है। c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पे c को हटा के 1 लिखेंगे, 1 मतलब कुछ नहीं लिखते हैं। और d कितना आया है, d हम लोग का कितना आया है देखिए 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3/2। तो फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, हम लोग को इसको किसी नंबर से ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये होल नंबर में आ जाए, ठीक है। देखिए नीचे वाला पार्ट हम मिटा रहे हैं, नीचे वाला पार्ट मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अब ये बैलेंस होने वाला है। देखिए अगर इस पूरे नंबर को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे 4 से, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे रिएक्शन को, तो क्या आने वाला है देखिए 4 × NH3, यहाँ पे क्योंकि 1 है तो 4 × NH3 हो जाएगा, 4 × NH3 हो जाएगा, ठीक, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5O2 बचेगा, 5O2 बचेगा, लीव्स क्या दे रहा है 4NO दे रहा है, 4NO दे रहा है, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 2 टाइम्स कटेगा, 2 और 2 3 जा 6 आ जाएगा, 6H2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम 4 लिखते तो क्या होता 4 2 जा 2 टाइम्स कट जाता और 2 3 जा 6, वही चीज हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आता है, ठीक। अब देखिए इस चीज को मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन था उसको होल नंबर में कन्वर्ट करिए, मतलब हम लोग का जो फाइनल रिएक्शन आया बैलेंस करने के बाद वो ये आया। अब ये रिएक्शन क्या है, टोटल बैलेंस्ड है, चेक करते हैं इस चीज को। देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट साइड में कितने नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने आए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यहाँ पे कितने आए 6 2 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना है 4 और 6 10, ठीक है। देख लिए, तो ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, ये मतलब इस मेथड से अगर कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो कभी गलत नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। ABCD मानना है, EFGH मानना है, उसके बाद ABCD की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद ये टाइम टेकिंग है, मतलब अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तो और जल्दी होगा, लेकिन इस कंसेप्ट से, इस टेक्निक से, इस मेथड से कोई क्वेश्चंस आप लोग का कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के इसमें बुक्स में दिए हुए हैं, साइड बुक्स में या NCERT में, आप लोग उसको रेफर करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है इस मेथड से, प्लस जो प्रीवियस मेथड था हिडन ट्रायल मेथड, उससे ट्राई करिए। आई नो आप लोग का क्वेश्चंस लगेगा, नहीं लगेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जवाब दूंगा उसका, ठीक है। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि इस चैप्टर का एक तरह से देखें तो एंड टॉपिक है, ठीक है। हम लोग सबसे आखिरी पे पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो सबसे लास्ट टॉपिक जहाँ पे 4-5 टर्म्स हैं, जो इस टॉपिक से जो सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो भी चैप्टर चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये टर्म्स आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत जगह सुनने को मिलेगा जब आप लोग फर्दर स्टडीज करेंगे। अभी क्लास 11th में ही बहुत जगह सुनने को मिलेगा, और क्लास 12th में भी हो सकता है कि बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो एक एक टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। जो भी पहला इसका टॉपिक है, जो भी पहला इसका टाइप है क्या, मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है, कैपिटल M से, ठीक। तो मोलैरिटी होता क्या है, ठीक है, पहले तो जानते हैं मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी टर्म्स है, मोलैलिटी टर्म्स है, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब टर्म्स आप लोग को यूज होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस इसका कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप लोग इसका तरीका बता दूंगा कैसे आप लोग को यूज करना है, ठीक है। आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोलैरिटी कैसे क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, देखिए पहले डेफिनेशन, इट is the number of moles of solute, the number of moles हम निकालना आपको सिखाए थे, given mass upon molar mass, ठीक है। it is the number of moles of solute in 1 liter solution, in 1 liter solution, it is the number of moles of solute in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution, ठीक है। present in 1 liter of solution की बात करें, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से बनता है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तब जाके सॉल्यूशन बनता है। और उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर में, मतलब उस सॉल्यूशन का 1 लीटर लेंगे और देखेंगे कि उस 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, किसके, सॉल्यूट के, नॉट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स को, ठीक है। सॉल्यूट की बात हो रही है, सॉल्यूट मतलब जो लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है कि वो कितने क्वांटिटी में, कितने उसकी मोल्स 1 लीटर
ऑफ सॉल्यूशन, उसी के सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। उस चीज को कहते हैं क्या, उस चीज को कहते हैं क्या, मोलैरिटी, ठीक है। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म्स में देखें, मैथमेटिकल फॉर्म्स में तो m इज इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, 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 नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, ठीक है, अपॉन 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 1 लीटर ऑफ, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, ये होता है, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन, लीटर में हो सकता है, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, जैसा दिया रहेगा वैसा आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दिखा लेंगे, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन ना देके जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो ml में दे दे, समझ रहे हैं बात, ml में दे सकता है ना, अब ml भी तो एक क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है, लीटर तो ऐसा यूनिट हो गया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर लीटर के अलावा भी ml में दे दे वॉल्यूम तो क्या करेंगे, तो आप लोग कन्वर्जन तो जानते ही ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये ml में दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज n अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन लिखे हुआ, इसको हम बढ़िया से लिख सकते हैं ऐसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ऐसे हो गया इन लीटर, ये बढ़िया है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट n हो गया, अब इसी को ml में आ गया, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है किसने, अब किसने दिया हुआ है, ml में, इन ml में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, मतलब इस चीज को ml को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, तो किसमें आएगा, लीटर में आएगा, तो क्या करेंगे, जब ये 1000 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ml में दिया रहेगा, जब ml में दिया रहेगा तो मोलारिटी का फार्मूला ये रहेगा, ml में क्या दिया रहेगा, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया रहेगा तो मोलारिटी का फार्मूला ये होगा, और जब अगर लीटर में दिया रहेगा अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मोलारिटी का फार्मूला ये होगा, ठीक है। क्या नहीं है, बस सिंपल रेशियो, देखिए सिंपल रेशियो मतलब बस कन्वर्जन है, इसमें और कुछ नहीं है, लीटर को ml में कन्वर्ट करना आप लोग जानते हैं, कन्वर्जन आप लोग सीखे हैं, सब बच्चों वाली चीज है, क्लास 7th 8th में आप लोग सीखे होंगे चीजों को, ठीक है। अगर नहीं आता है तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, क्या अगर लीटर में दिया है तो ऐसे, और अगर ml में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे आएगा 1000 और जब उसको पलटेंगे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। ये बात की इसकी मोलारिटी की, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या यूनिट इंपॉर्टेंट है इसका, कि जब बात करते हैं यूनिट की तो क्या होता है, यूनिट ऑफ m, यूनिट ऑफ m, ठीक है, यूनिट ऑफ m, यूनिट ऑफ m मतलब मोलारिटी की कैपिटल m जिससे डिनोट करते हैं उसकी क्या होती है, देखिए मोल्स अपॉन क्या लीटर है, ठीक है। तो मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल में मेजर करते हैं, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोल, ठीक है, मोल, ठीक करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करते हैं किसमें, लीटर में करते हैं, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में मेजर करते हैं, लीटर में, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए तो यूनिट ऑफ m की बात करते हैं, मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो n हो गया, ठीक है, n मतलब n से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब इसी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ m की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें मेजर किए, मोल्स में बात की, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, क्या हुआ, मोल पर लीटर, इससे क्या हुई, यूनिट हुई, मोल पर लीटर, क्यों लीटर, क्योंकि नीचे क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा, अगर ml में रहेगा तो क्या रहेगा, मोल पर ml हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग मोलारिटी का कांसेप्ट, ठीक है। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है यहाँ पे, और अगर ml में दिया है तो इनटू 1000 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अगले टर्म पे जिसका नाम है मोलारिटी, क्या है, मोलारिटी, ठीक है। इस चीज को रख करें, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस चीज का, ठीक है। चलिए रख कर रहे हैं इस चीज को, देखिए देखिए इस चीज को देखिए, अब आते हैं इस पे मोलारिटी, मोलारिटी अगला टर्म मोलारिटी, ठीक है, देखते चलिए। अभी एक दो टर्म और आएंगे, ठीक है, नॉर्मलिटी आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा, उसके बाद ये चैप्टर जाके अपने एंड पे पहुंचेगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मोलारिटी। अब आते हैं इस पे मोलारिटी, इस पे मोलारिटी कंसेप्ट समझेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है, मोलारिटी का आते हैं।
ठीक है। चलिए देखिए मोलैलिटी, वो मोलैलिटी है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक ठीक, समझ में आ रही बात। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल एम से, ठीक है। देखिए इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in 1 kg of solvent। फर्क समझिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, देखिए आप लोग को कंसेप्ट समझना है, अगर उसके पीछे का फैक्ट आप लोग को पता होगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे किसकी बात हो रही थी, वहां पे वॉल्यूम की बात हो रही थी, यहाँ पे मास की बात हो रही है, ठीक है। मोलैरिटी में वॉल्यूम की बात हो रही थी, यहाँ पे मास की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मास की बात हो रही है, ठीक है, मास की बात हो रही है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। यहाँ पे मास 1 kg में तो क्या मास होता है किसी चीज का, वहां पे वॉल्यूम था और किसका था, सॉल्यूशन का था। यहाँ पे मास किसका है, सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो वहां पे वॉल्यूम था, यहाँ पे क्या है, मास, वहां यहाँ वॉल्यूम, यहाँ पे मास, ठीक है। तो इसका जो अगर मैथमेटिकली फार्मूला देखें तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, मतलब स्मॉल m अपॉन मास, या लिखिए 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिखिए 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, लिखने का तरीका देखिए 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर बाय चांस क्वेश्चन में अगर क्या देता है, जो मास होता है सॉल्वेंट का वो किस में दे दे, वो ग्राम में दे दे, तो क्या करते हैं, फिर यहाँ पे सिंपल कन्वर्जन है, आप लोग को केजी को मतलब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना आता ही है, 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे लिखेंगे, ठीक है, और फिर भाई ऊपर चला जाएगा जैसे प्रीवियस केस में हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखिए अगर ग्राम में दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट n अपॉन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 कर देंगे, ठीक है, तो 1000 हो जाएगा, इनटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दो तरह से इसका फॉर्मूला, जब अगर केजी में दिया रहे और जब अगर इसमें दिया रहे ग्राम में दिया रहे, यहाँ पे 1 ग्राम लगाना ठीक नहीं, मतलब अगर इसका वेट अगर ग्राम में दिया है, मास अगर ग्राम में दिया है, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, और केजी में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका क्या, दो तरह से इसका क्या था फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसे यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट यहाँ इसके लिए आप इतना लिख लीजिए, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर से, ये डेफिनेशन तो आप लोग देख ही चुके होंगे, लिख चुके होंगे, इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए यूनिट की बात करें, जैसे मोलैरिटी की यूनिट की बात की थी मोल्स पर लीटर, इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मोल्स, जैसे पहले यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ m, क्या होगा इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए मोल्स पर केजी, क्योंकि मास की बात वो केजी में आ रही है, ठीक है, और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है, मोल्स पर केजी, मोल्स किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और इसका केजी, ठीक है, मोल्स पर केजी, उसको क्या था, मोल्स पर लीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है इसकी, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये तो था इसके लिए। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जैसे मोलैरिटी में हम लोग वॉल्यूम यूज कर रहे थे, नीचे वॉल्यूम यूज कर रहे थे, और वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जो मास होता है वो मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी मास पे डिपेंड कर रहा है, और मोलैरिटी जो इसके पहले पढ़े थे वो किस पे, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब मोलैरिटी भी क्या है, मोलैरिटी इसके पहले वाला मोलैरिटी भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। प्लस ये वाला जो टॉपिक है, ये जो मोलैलिटी है,
ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला ये चीज है, ठीक है। और पहले वाला मोलारिटी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को कंपटीशन में याद आएंगी, कंपटीशन के दौरान आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, उसमें एक टाइम ये रहेगा एक वो रहेगा, तो ये क्या है, मोलारिटी क्या है, मोलारिटी इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलारिटी क्या है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे कांसेप्ट्स है, मतलब छोटी छोटी चीजें जो आप लोग इग्नोर कर देते हैं या सोचिए कभी नहीं पूछेगा, वही चीज अक्सर आप लोगों के सामने आके खड़े हो जाती है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, सब पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हो गया किस पे कंसेप्ट, मोलारिटी पे और मोलारिटी पे। आगे बढ़ते हैं नॉर्मैलिटी, ठीक है। देखिए इस चीज को हम रख कर रहे हैं, नॉर्मैलिटी, ठीक है, नॉर्मैलिटी। देखिए बढ़ते हैं नॉर्मैलिटी। ठीक, देखिए नॉर्मैलिटी, ठीक है। इसकी डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं जैसे सबकी लिखे हैं, ठीक है। इट इज होता क्या है, देखिए इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम अभी बता रहे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution, ठीक है। देखिए पहले इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी किस पे, मोलैरिटी और मोलैलिटी पे, जिसपे मोलैरिटी पे हम लोगों ने बात क्या की थी कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे सॉल्यूशन की बात हुई और उसके वॉल्यूम पे बात हुई, ठीक है। फिर मोलैलिटी पे जब हम लोग आए तो उसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में मतलब क्या हुआ, वहां पे उसके मास की बात हुई, ठीक है। वहां पे उस सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, उस सॉल्वेंट के मास पे बात हुई, किसमें, मोलैलिटी पे। मोलैलिटी पे किस पे बात हुई, उसके वॉल्यूम पे बात हुई, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम पे बात हुई, ठीक है। फिर नॉर्मैलिटी, जो नॉर्मैलिटी है उस पे किस पे बात हो रही है, उस पे भी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कहां पे सॉल्वेंट यूज हो रहा है, कहां पे सॉल्यूशन यूज हो रहा है, बच्चे इससे में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ये टर्म्स जो मोलैरिटी नॉर्मैलिटी है, बच्चे सबको पढ़ के भी बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि पहला जो सबसे पहला टर्म था मोलैरिटी, उसमें वर्ड कौन सा यूज हुआ है, सॉल्यूशन, उसके वॉल्यूम की बात हुई है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। उसका हम लोगों ने देखा सब कुछ। फिर उसके बाद मोलैलिटी की बात हुई, मोलैलिटी पे हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पे बात हुई, ठीक। और यहाँ पे बात हो रही है किस पे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया। देखिए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें एक नया टर्म आया आप लोगों के सामने, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या है, पहले शब्द से आपको परिचय करा दें हम, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पहले समझ लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है किसी भी एसिड या बेस या सॉल्ट, अगर जो हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, एसिड बेस और सॉल्ट, इन तीनों में से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को एसिड दिया है तो उसका हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, बेसिस दिया है तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, और सॉल्ट दिया है तो कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कुछ इससे डरने की बात नहीं है, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। जैसे हम लोग को एसिड बेस या सॉल्ट दिया है, यहां पे लिख रहा है एसिड बेस या सॉल्ट दिया होता है, ठीक है। एसिड बेस या सॉल्ट, हम लोग को इन तीनों में से कोई एक गिवन होगा, ठीक है। आप लोग ये चीज जानते हैं कि एसिड को किस टर्म में मेजर करते हैं, एसिड की बेसिसिटी होती है, ठीक है। एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी, इसको मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। और बेसिस क्या होती है, एसिडिटी होती है, ठीक है, ठीक है, एसिडिटी होती है, एसिडिटी। और सॉल्ट को मेजर करते हैं जब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, इस चीज की बात करते हैं जब, तो सॉल्ट के केस में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, एसिड के लिए हम HCl मान के चलिए, और बेसिस के लिए NaOH मान के चले, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे कंजस्टेड हो जा रहा है, इसको अलग लिख दे रहा है, सामने की तरफ लिख दे रहा है,
अभी रब कर देंगे, ठीक है। एसिड को मान के चल रहे हैं क्या, HCl, ठीक है, HCl को लेके चल रहे हैं। बेसिस में NaOH को लेके चल रहे हैं, ठीक है, NaOH को लेके चल रहे हैं। और सॉल्ट में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात होती है, पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए हम लेके चल रहे हैं NaCl को, ठीक है। NaCl एक सॉल्ट है, बहुत कॉमन सॉल्ट आपको जानते हैं, रॉक सॉल्ट है, ठीक है। इसको लेके चलते हैं तो बात करते हैं, ठीक है। देखिए जब भी एसिड की बेसिसिटी की बात करते हैं तो बेसिसिटी मतलब होता क्या है कि वो कितना H+ आयन, कितना H+ आयन रिलीज कर सकता है, मतलब उसमें कितने H+ टोटल आयंस हैं। जैसे HCl की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने H आपको दिख रहे हैं, एक ही H दिख रहा है, वही H क्या कर सकता है, वो रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक। अगर यहीं पे हम और एग्जांपल ले लें, H2SO4 की बात ले लें, जिसका कॉमन नेम आप लोग जानते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4, इसमें कितने H आप लोगों को दिख रहे हैं, 2 H+ दिख रहे हैं, ठीक है। ये कितने H+ रिलीज कर सकता है, अगर इसको हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइट में, किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो ये कितने H+ को बाहर निकालेगा, कितने H+ को निकालेगा, ये 2 H+ को निकालेगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1, ठीक है। ये तो एसिड का केस था। बेसिस में है तो बेसिस कितने OH- आयन डिसोसिएट कर सकता है, आयोनाइज कर सकता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे OH- की बात होती है, एसिड में किसकी बात होती है, H+ की बात होती है, H+ आयन की बात होती है, और यहाँ पे OH- आयन की बात होती है। तो यहाँ NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये जब पानी में डिसोसिएट होगा, पानी में कह रहे कोई एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो कितने OH- आयन को ये आयोनाइज करेगा, NaOH में एक OH- आयन है तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ऐसे ही कोई और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा हो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH, ठीक है, CaOH है, ठीक है। तो इसमें कितने OH- आयन डिसोसिएट होंगे, आयोनाइज होंगे, 2। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। ऐसे निकालते हैं एसिड और बेस केस में। लेकिन जब सॉल्ट की बात आ जाती है, सॉल्ट की बात आ जाती है, जैसे NaCl, ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। तो ये कैसा है, कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, Na+Cl- से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो Na+, इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज इस पूरे फार्मूले में कितने हैं, कितने फार्मूले, इस फार्मूले में कितने पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं, Na+Cl- पे तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। इस पे कितना है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आप लोगों को मिलेंगे, इस पे 2, 3 जितने भी चाहे उतने निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को टोटल पॉजिटिव चार्ज से मतलब है, नेगेटिव चार्ज को आप लोगों को गोली मारना है, उसको नहीं देखना है, ठीक है। आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज को लेके चलना है, पॉजिटिव चार्ज टोटल आप लोग देखेंगे और उसी को लेके चलेंगे, ठीक। तो एसिड की बेसिसिटी होती है, बेसिस की एसिडिटी होती है, और सॉल्ट का पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेके चलते हैं। ये हम लोग क्यों बताया, ये मैंने आपको यहाँ क्यों बताया कि इसका यूज हम लोग करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने में, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को आगे समझते हैं, देखिए देखते चलिए। अब ये क्या हुआ, ये ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला जो आप लोगों के सामने लिखने जा रहा है उसको समझिएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। इस चीज का जो फॉर्मूला होता है, इस मतलब ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, इसको देखिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन वेट, गिवन मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट, या इसी को मास बोल देते हैं, तो मास हम बोल रहे हैं तो मास ही लिख दे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ठीक है। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्वेश्चन में आप लोगों को मास गिवन होगा, एसिड बेस या जो भी दिया रहेगा, जो भी स्पीशीज आप लोगों को दिया रहेगा उसका मास आप लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। वहां से आप लोग उसको उठा लेंगे और इक्विवेलेंट मास इसको निकालना पड़ता है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए अगला स्टेप, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास मतलब अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वही एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्या है, देखिए एक्स यहाँ पे वही एसिडिटी है, बेसिसिटी है और टोटल पॉजिटिव चार्ज है। एसिडिटी इन द केस ऑफ बेसेस, बेसिसिटी इन द केस ऑफ एसिड, एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द केस ऑफ सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट दिया रहेगा तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगे। ये एक्स फैक्टर क्या है, आप लोग इसको लिख सकते हैं नीचे यहाँ पे, वेयर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एसिडिटी इन द केस ऑफ बेस, बेसिसिटी इन द केस ऑफ एसिड, एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द केस ऑफ एनी सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का निकल के आता है इक्विवेलेंट मास। जब ये निकल के आता है तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे निकल के आता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ये निकल के आता है। तो ये पूरा कांसेप्ट था जो कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हम लोग यहाँ पे बात की है जिसकी, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी जैसा आप डेफिनेशन से देख लिए कि इसमें किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, चलिए देख लेते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए, अब नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी को जैसे मोलारिटी को भी बताया कि कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलारिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मेलिटी,
ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर वही बात हुई, अगर लीटर, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में देगा, तो आप लोग कन्वर्जन फिर से जानते हैं, ml को लीटर में कन्वर्ट करना क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, नीचे 1000 लिखेंगे। अगर मान लीजिए फिर से लिख देते हैं इस चीज को, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। और अगर मान लीजिए ये लीटर ना देखे, अगर ml में दिया हो, ml में वो क्वांटिटी दी हुई है, ml ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, ml ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, तो क्या करेंगे एट द एंड, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे उस चीज को, इसमें करने के लिए, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वही 1000 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और इनटू में आ जाएगा। जैसे हम लोग पिछले दो में देखे, किसमें आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर ml में है तो, ठीक है। अगर ml दिया हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला, और अगर लीटर में दिया है तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हैं उस चीज को, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आई थिंक आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई, कांसेप्ट क्लियर हो गया। इसके यूनिट पे बात कर लेते हैं। तो ये नीचे वाला ये रब कर रहा है, ठीक है। देखिए यूनिट की बात करें तो जैसे मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो उसका फॉर्मूला क्या था, हम लोग देखिए उसका यूनिट क्या था, क्या मोल्स पर लीटर पे था, ठीक है। मोल्स पर लीटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है उस केस में हुई थी, तो उसमें मोल्स से हम लोग उसको डिटरमाइन किए। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एन, यूनिट ऑफ एन, यूनिट ऑफ एन, देखिए यूनिट ऑफ एन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर में, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। एल से इसको लिख रहा है, लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं या पर लीटर के फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा कांसेप्ट इसका, नॉर्मेलिटी का, ठीक, डेफिनेशन देखा, उसका फॉर्मूला देखा और इसका यूनिट देखा, ठीक है। देखिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम बार बार कह रहे हैं कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना कंसेप्ट पढ़े अगर आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों से कभी नहीं लगने वाला है। कंसेप्ट पढ़िए, उसका मतलब समझिए, उससे चिपके रहिए। कंसेप्ट से चिपक के अगर आप लोग क्वेश्चन लगाने जाएंगे आगे उससे, तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन की गहराइयों को समझिएगा, उसके बाद आप लोग लगाना शुरू करिएगा, ठीक है। तो अब ये टॉपिक आप लोग, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। और एक रिलेशन होता है किसमें, देखिए एसिडिटी कह रहे हैं, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन होता है, जिसको इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चीज को हम रब कर ले रहे हैं, इस चीज को रब कर ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, उसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसमें, मोलैरिटी में मतलब कैपिटल एम में और कैपिटल एन में, ठीक है, रिलेशन है। इस रिलेशन को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन देखिए, इसका डेरिवेशन दिया हुआ है ना, आप लोगों को सीखने की जरूरत है। सीधे जो इसका रिलेशन, जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, वो आप लोग को जानने की जरूरत है और कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो जानने की जरूरत है, ठीक है। तो कैपिटल एम और कैपिटल एन में हम लोग रिलेशन सीखने जा रहे हैं, एम और एन मतलब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन देके हम आप लोगों को समझाएंगे, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। क्या, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। एसिडिटी किसकी बात हो रही है, बेसिस की बात हो रही है। जैसे अभी हम बताए थे, अगर बेसिस दिया है उसकी अगर मोलैरिटी देके नॉर्मेलिटी पूछ रहा है तो उसकी एसिडिटी को हम आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। और अगर फिर वही बात हो गई, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला एक और तरीके से, नॉर्मेलिटी अगर एसिड की बात करेगा तो मोलैरिटी इनटू क्या करेंगे, मोलैरिटी इनटू, यहाँ कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी है, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी इनटू, जब एसिड की बात करेगा तो उसकी बेसिसिटी की बात करेंगे, ठीक है। और अगर नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं और अगर नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी भी दिया हुआ है, कोई एक मतलब दिया हुआ है और उसके रिलेशन में दूसरा पूछ रहा है, ठीक है। और ये एसिड बेस का था, ये बेसिस के लिए था, ये एसिड के लिए था। और अगर सॉल्ट के लिए पूछेगा तो क्या करेंगे, वही टोटल पॉजिटिव चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज जिसमें जितना होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज अभी हम आप लोगों को समझा के हैं, जो लोगों ने नहीं देखा है वो थोड़ा वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी अगर बेसिस की बात कर रहा है तो मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, अगर मोलैरिटी की बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन
उसको ले आएंगे इधर इस साइड में, तो अपॉन में आ जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन एसिडिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी, ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसको आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। अगर कुछ पूछता है किसी एसिड के लिए, एसिड का एग्जांपल लेके बता रहे हैं, सेम एज फॉर बेस एंड सेम एज फॉर एनी सॉल्ट, ठीक है। तो हम लोग एसिड का लेके समझेंगे, ठीक है। देखिए एसिड की बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई 2 मोलर H2SO4 दिया हुआ है आप लोगों के पास, 2 मोल्स, ठीक है, 2 मोल्स, जैसे 2 मोलर, ये M क्या है, ये मोलैरिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। 2 मोलर क्या दिया हुआ है आप लोगों को, H2SO4 दिया हुआ है, ठीक, दिया हुआ है, और पूछ रहा है इसकी नॉर्मेलिटी बताइए, इसकी नॉर्मेलिटी बताइए, मतलब मोलैरिटी दे दिया है और पूछेगा नॉर्मेलिटी, ठीक है। ऐसे ये बेसिस के लिए भी पूछ सकता है और सॉल्ट के लिए भी पूछ सकता है, ठीक। तो मोलैरिटी दे देगा, नॉर्मेलिटी पूछेगा, नॉर्मेलिटी दे देगा या मोलैरिटी पूछेगा, दोनों का आप लोगों को केस हम बता दिए हैं कैसे फॉर्मूले में इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो 2 मोलर आप लोगों को दे दिया H2SO4, तो सबसे पहले इसका हम लोग को क्या निकाल लेना है, क्या, देखिए मोलैरिटी के लिए, देखिए ये हो गया। अब देखिए इसका सबसे पहले आप लोगों को निकालना है कि ये एसिड है, एसिड है तो उसको क्या निकालेंगे, बेसिसिटी, बेसिसिटी हम आपको बताया है क्या, कितने को H+ आयन आयोनाइज कर सकता है, एक्वा सॉल्यूशन में दे सकता है, तो इसमें कितने H+ आयन आपको दिख रहे हैं, 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, इस एसिड की बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। नॉर्मेलिटी का फार्मूला भी हम बताया था रिलेशन दोनों में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू क्या, वही इसका एसिड के केस में क्या था, एसिड के केस में बेसिसिटी था, तो बेसिसिटी m इनटू b, b स्टैंड्स फॉर बेसिसिटी, जिसकी वैल्यू है 2, ठीक है। मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 2, ठीक है, और बेसिसिटी कितनी दी हुई है, 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई होगा मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी कितना आएगा, 4 है, मतलब अगर 2m H2SO4 की बात कर रहा है, 2 मोलर H2SO4 की बात कर रहा है, 2 मोलर H2SO4 की बात कर रहा है, तो उसके लिए नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 4n होगी, 4n H2SO4 होगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अगर 2 मोलर इसकी बात कर रहा है तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 4n के बराबर होगी। निकला कैसे, निकला कैसे, इसकी पहले हम लोग क्या निकाले, बेसिसिटी निकाले, ठीक है। बेसिसिटी निकालने के बाद उसको उसके जो मोलैरिटी की वैल्यू थी उससे क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो नॉर्मेलिटी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आगे आप लोग बुक्स में क्वेश्चंस देखेंगे, जो आप लोग की प्रैक्टिस बुक्स है, साइड बुक्स है, एनसीईआरटी है, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे, तो हो सकता है कि नॉर्मेलिटी दिया हो और मोलैरिटी पूछा हो, तो इंटरचेंज करके आप लोगों को निकालना है, सेम इन द केस ऑफ बेस, सेम इन द केसेस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, इस पे मोलैरिटी पे, नॉर्मेलिटी पे, मोलैरिटी पे उसका रिलेशन। एक और टॉपिक बचा हुआ है जो इस चैप्टर का सबसे एंड टॉपिक है, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपना सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पहले समझते हैं इस चीज को, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इट इज अ रेशियो, ठीक है। सबसे पहले समझिए, इट इज अ रेशियो, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, रेशियो ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। कंपोनेंट यहाँ पे कंपोनेंट, देखिए कंपोनेंट किसकी बात कर रहे हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट में क्या क्या हो सकता है, या सॉल्वेंट हो सकता है या सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक है। कंपोनेंट अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका दो ही मतलब है, या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट, ठीक है। ये बात को आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। तो इट इज अ रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से किसी एक की बात कर रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मतलब रेशियो है, ये एक तरह का रेशियो है, मोल फ्रैक्शन एक तरह का रेशियो है। कैसा कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करें, पर्टिकुलर कंपोनेंट में हम लोग क्या लेंगे, या तो सॉल्यूट लेंगे या सॉल्वेंट लेंगे, कोई एक, ठीक, कोई एक, अपॉन टोटल कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। ये एक रेशियो है इसका, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का अपॉन टोटल कंपोनेंट का, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसका डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं, इट इज द रेशियो, ठीक है। इस चीज को हम लिख रहे हैं, इट इज द रेशियो, इट इज the ratio of a particular component वही component क्या है, solute, ब्रैकेट में लिखे हैं solute या solvent, ठीक है, to the, it is a ratio of a particular component, solute or solvent, to the total number of component, to the total number of components,
ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। यही चीज अभी हम समझाएं आप लोग को, मतलब किसी एक कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर कंपोनेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इट इज डिनोटेड बाय x। देखिए इसको x से डिनोट करते हैं, x से, स्मॉल x से इसको डिनोट करते हैं, इसको मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, फिर अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे तो x इज इक्वल टू, मान लीजिए सॉल्यूट, मान लीजिए देखिए यहां लिख रहे हैं सॉल्यूट है, सॉल्यूट को xa मान रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए xa इसका टोटल मतलब जो उसकी क्वांटिटी है वो xa है, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को हम मान ले रहे हैं क्या, xb मान ले रहे हैं। ठीक है, ये जो a और b है वो साथ में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एज अ सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो xa और xb सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी है जो कि प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कोई सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं तो इसको डिनोट करते हैं किससे, x से। अब मान लीजिए अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब अगर मोल फ्रैक्शन x ऑफ सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट की बात करें, ठीक है, सॉल्यूट की बात करें, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको, xa अपॉन xa प्लस xb, मतलब टोटल ये सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ये इसकी क्वांटिटी है। ठीक है, ये टोटल हो गया सॉल्यूट के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में हो गया, ये इसकी क्वांटिटी बता रहे हैं। जो a और b लिखे हैं वो क्या है, क्वांटिटी है, तो ये सॉल्यूट की क्वांटिटी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब जो सॉल्यूट की क्वांटिटी थी प्लस जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी थी, उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल निकल के आएगा। ठीक है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये निकल के किसके लिए आया, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल के आया। सेम एज इट इज अगर हम सॉल्वेंट के लिए निकाले तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, xb अपॉन ठीक xa प्लस xb। ठीक है, तो ये xa अपॉन xa प्लस xb सॉल्यूट के लिए था, सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन था। ठीक है, और कहीं देखिए और ये सॉल्वेंट के लिए था। एक चीज हम आप लोग को यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि कहीं आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि xa और xb के साथ मतलब इनके अलावा इसकी जगह पे आप लोग को n वर्ड मतलब मिलता है, n अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात करता है। ठीक है, वैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आप लोग वहां पे n वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर मोल्स की बात करें, अगर इसके बारे में बात करें तो Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और वैसे ही अगर सॉल्वेंट की बात करें तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो ये पूरा कांसेप्ट किस पे था, मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन पे टोटल कांसेप्ट था। करना क्या है, क्वेश्चंस में आप लोग को क्वांटिटी या नंबर ऑफ मोल्स दे देता है, आप लोग को सिंपली अक्रॉस द टू द मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, जो अभी 4-5 टॉपिक हम पढ़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, प्लस जो रिलेशन बताया है अभी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में, तो इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। ठीक है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, डेफिनेशंस भी पूछता है, मैथमेटिकल फॉर्म्स भी पूछता है, और क्या पूछता है, और इसकी यूनिट भी पूछता है। मोल फ्रैक्शन की यूनिट की बात करें तो ये क्या है, सिंस ये रेशियो है तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर टू अभी तक। ठीक है, तो ये चैप्टर हुआ यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चंस लगाइए इस चैप्टर के, बहुत आराम से कंसेप्ट्स पढ़िएगा, पहले सुनिए, कंसेप्ट्स पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे, तो क्वेश्चंस लगाने में मजा आएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।